अरविंद नेताम जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने 70 के दशक में ही दिल्ली देख ली थी, मगर आपकी एक पहचान रही है कांग्रेस की विचारधारा से पल्लवित, पोषित और उसके साथ अपनी राजनीति को सींचकर आगे बढ़ने वाले राजनेता की। कन्वर्जन का कांटा ये आपको कितनी पीड़ा देता है, कैसे पीड़ा देता है? मेरे जीवन में इससे बड़ा पीड़ा और कुछ नहीं हो सकता। हमारे 20 के लोग ने अपने उसको छोड़ के किसी दूसरे ऐसे में जाएं जो बिल्कुल 36 के आंकड़े हों। मेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई अबूझमाड़ की, जहाँ कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई प्रशासन नहीं, वहाँ कैसे हो गया? एक गोली देकर, दवाई देकर भी कन्वर्जन होता है? नहीं करते, पानी में घोल के पिला दे। यहाँ अपनी यीशु मसीह का ने पानी है, प्रसाद है, पी लो, आधे घंटे में तो वैसे दर्द में आराम आ जाएगा। एक पेन किलर को कांग्रेस के नेताओं को भी कन्वर्जन को बढ़ावा देते हुए देखा, या फिर अपनी इस चिंता को भी कभी कांग्रेस के मंच पर रखा? बीजेपी का सोच तो समझ आती है भाई कि वो इसके खिलाफ है, या संघ को कहिए, बीजेपी में राजनीतिक मंच को भी कह रहा हूँ। राजनीतिक मंच, अब अगर भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा एक मंच कांग्रेस भी है। कांग्रेस इसके बारे में बिल्कुल साफ नहीं है। कन्वर्जन का मुद्दा आता है तो कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आपका कोई अनुभव? नहीं, वो उनका कहना है कि वो तो उनकी बस सरकार के दोषारोपण करने की जो परंपरा है इस देश में, इसके राज में ज्यादा हुआ। मुझे कोई दिखता नहीं था कि भाई इस दिशा में कौन मदद कर सकता है कि आदिवासी समाज को रोकने के लिए, इसको करने के लिए। तो मुझे एक ही चीज देखा कि वो संघ ही इसमें थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम कर सकता है वो संघ कर सकता है। क्या आपको लगता है कि पिछले एक दशक में जो विदेशी चंदा पाने वाला एनजीओ कल्चर था, उस पर उसकी नकेल कसी गई है? हाँ, और इसको ने मोदी साहब की सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया है और उससे फर्क पड़ा है। नमस्कार, पांचजन्य पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली से थोड़ा दूर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी आगे चलकर बस्तर जगदलपुर में है, और हम बात करने आए हैं देश में जनजातीय समाज की एक मुखर आवाज, और कहें कि सबसे बड़े नेतृत्वकर्ताओं में से एक अरविंद नेताम जी से। अरविंद नेताम जी हमारे साथ हैं। अरविंद नेताम जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने 70 के दशक में ही दिल्ली देख ली थी। यहाँ के दूर दराज के मुद्दों की आवाज लेकर आप दिल्ली पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में आपको मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। बाद में नरसिंह राव जी के भी सहयोगी रहे। बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपने विचारों को लेकर आप आगे बढ़ाते रहे, मगर आपकी एक पहचान रही है कांग्रेस की विचारधारा से पल्लवित, पोषित और उसके साथ अपनी राजनीति को सींचकर आगे बढ़ने वाले राजनेता की। आज अरविंद नेताम जी कांग्रेस से दूर हैं, फिर भी खुद को समाज के अधिक निकट पाते हैं। हाल ही में हमने उन्हें संघ के मंच पर भी देखा। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, संघ की बात भी करेंगे, समाज की बात भी करेंगे, जनजातीय समाज के अलग अलग मुद्दों की बात भी करेंगे, कांग्रेस की बात भी करेंगे, आज की चुनौतियों की बात करेंगे, भारत की संभावनाओं की बात करेंगे। स्वागत है अरविंद जी आपका पांचजन्य के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हाल ही में आप संघ के मंच पर पहुंचे नागपुर में, द्वितीय वर्ग कार्यकर्ता वर्ग जो था, उस शिविर में आप पहुंचे, आपका उद्बोधन हुआ, राष्ट्र में उसकी खूब चर्चा हुई। चर्चा सकारात्मक भी हुई, और पहले तो सकारात्मकता की बात करते हैं। आपको संघ के साथ इस निकटता से कैसा अनुभव हुआ? देखिए, मैं बहुत दिन से, खास करके जो धर्मांतरण के मामले हैं बस्तर में, इसको बहुत गंभीरता से लेता रहा, आज से नहीं 25-30 साल से। और मुझे कोई दिखता नहीं था कि भाई इस दिशा में कौन मदद कर सकता है कि आदिवासी समाज को रोकने के लिए, इसको करने के लिए। तो मुझे एक ही चीज़ देखा कि वो संघ ही इसमें थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। तो मैं पिछले 1.5-2 साल से
मैंने कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी जो रामलाल जी है दिल्ली में है, मैंने प्रमुख जी को लिखा था, डॉक्टर मोहन भागवत जी को, कि आप आइए। तो उसने कहा मैं पहले से फिक्स है तो मैं किसी को भेजता हूँ। तो रामलाल जी, तब से मैं इसके एक मौका मिला मुझको उनसे काफ़ी विस्तार से चर्चा करने का, इसका उसका करने का, उस संघ को समझने का थोड़ा थोड़ा। उसके पहले मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, इंटरेक्शन नहीं था। तब ये मौका मिला। और फिर ये जो बहुत बड़ी समस्या जो हमारे शरीर के लोगों के लिए जो धर्मांतरण, संघ को निकट से देखकर आपके मन में संघ के प्रति क्या विचार आया? मैं तो नागपुर में इस बात को कहा कि जो एक धारणा थी वो बिल्कुल बदल गई, क्योंकि इंटरेक्शन था नहीं। पर वहां जाने के बाद बहुत सी चीज देखा कि जो राष्ट्र के लिए, सामाजिक समरसता के लिए ये जो काम जो है, और देश के विभिन्न जो प्रकृति को आपदा में, इसमें उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा। तो वहाँ जान के, देख करके, समझ करके मेरी बहुत सी धारणा बदल गई संघ के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो देश के एकता और अखंडता के लिए जो काम कर सकता है वो संघ कर सकता है, और दूसरा संगठन नहीं है इस देश में। बहुत सारे लोग संघ को राजनीति के चश्मे से देखते हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं देखिए, अब जो राजनीति में होगा तो उनका तो वो काम ही है कि राजनीतिक एंगल से देखना। मैं तो संघ के मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसमें आपने सेवा कर रहे हैं और बाकी सबकी भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैं मौके की तलाश में था। अच्छा, कि कोई भी एक संघ के प्लेटफॉर्म में अपनी समाज की बात को कैसे रखूं। संघ ने आपको अपना कार्यक्रम में भी बुलाया, स्वागत भी हुआ, सम्मान भी हुआ और संवाद का एक सेतु भी बना, परंतु इसके साथ ही कांग्रेस में इसकी कैसी प्रतिक्रिया रही? आपको कुछ फोन आए, कुछ बात हुई? नहीं, मेरे चूंकि कांग्रेस से मेरा करीब करीब नाता टूटी गया है। आपने 2023 में जब चुनाव थे उससे पहले ही आपने पार्टी से किनारा कर लिया था, परंतु संबंध तो रहते ही हैं, संपर्क रहता है। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये कहना चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया? यानी उनकी, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये रही कि भाई कि आप वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो मैं पूछा भाई कि क्यों नहीं ना जाने का क्या कारण है? मैं ये भी कहा भाई को कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, वो विश्व से सामाजिक सांस्कृतिक मंच है, और हम अपनी समाज की बात को कहने के लिए गए थे। वो बुलाए और हमको मौका मिला, और हमने समाज की बात को पहली बार संघ के सामने बहुत विस्तार से रखा है। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कुछ ना कुछ संघ में कुछ ना कुछ उसमें असर तो हुआ है। कुछ मैंने यही कहा भाई कि इसमें आप अपने विचार में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं तो करिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं ताकि, जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो दूरियां हैं संघ और समाज की, उसको मैं दूरियां को कम करना चाहता हूँ। संघ और समाज की दूरियां से आपका तात्पर्य? वैचारिक दूरियां जो संघ दूर से देखती है समाज को, आदिवासी समाज को, मेरा ऐसा मानना है। और हम समाज को, लोगों को संघ तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। सनातनी के साथ जनजातीय समाज को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी धारा में अपने आप को पाता है, परंतु ये कन्वर्जन का जो कांटा है वो कितनी पीड़ा देता है आपको? देखिए, मैं राजनीति जब ज्वाइन किया तो इंदिरा गांधी जी कोई भी ये बात कहता था, मैडम पहले मैं आदिवासी हूँ फिर बाद में कांग्रेसी हूँ, और अपनी समाज के हित को कभी, उसको लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत से मुद्दे पे मेरी खुल के उनसे चर्चा होती थी, थोड़ा बहुत नाराज भी होती थी, पर अपने जो उसूल। नाराज क्यों होती थी? वो लगता था कि ये थोड़ा सा उम्र का लिहाज, उम्र का तकाजा था, यंग थे तो कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल जाते थे। तो जैसे एक्साइज पॉलिसी में मैंने कहा कि वो 71 में दिया था चिट्ठी उनके ऑफिस में
मैंने कहा सरकार इससे इस पॉलिसी के थ्रू ट्राइबल के शोषण कर रहा है। तो बड़ा खराब लगा प्राइम मिनिस्टर को उनके मुंह के सामने ये कहना। हमसे हम तो नौजवान थे तो बोल गए, तो डांट दी। फिर बाद में मैंने कहा भाई एग्जामिन इट। उसके बाद तो हम पीछे रह गए, वो आगे रह गए उस मामले को लेकर के। 4 साल लगी उसमें पूरे देश में एग्जामिन कराने। तो ये होता है। तो उम्र का तकाजा भी था। और आज भी मैं बहुत से मुद्दे में, आज भी मैं, चाहे किसी भी सरकार रही हो, वो मेरा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है ट्राइबल एरिया में, हम कन्वर्जन वाली जो बात है उसी को आगे बढ़ाएं। उस पीड़ा को आप कैसे देखते हैं? आपने मुद्दे बहुत सारे उठाए, मगर कन्वर्जन का कांटा ये आपको कितनी पीड़ा देता है, कैसे पीड़ा देता है? मेरे जीवन में इससे बड़ा पीड़ा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम अपने परंपरा, हमारे रीति, चूँकि हम अपने परिवार में हम लोग अपनी गांव के पुजारी हैं, हम लोग गाता बोलते हैं। तो पुजारी के नाते बहुत सी चीज़ों को करना पड़ता है। तो अपने पिताजी या जो सीनियर लोग थे सिखाते थे बच्चों को वो सब करने के। वो जो संस्कार जो दिए ना, उस संस्कार की वजह से हम ये बात बिल्कुल असहनीय है कि हमारे बीच के लोग अपने उसको छोड़ के किसी दूसरे ऐसे में जाएं जो बिल्कुल 36 के आंकड़े हों, कोई मेल मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। ये चिंता का विषय हमारे शरीर के लोगों को। कह सकता हूँ कि बस्तर शरीर के इसमें, वो भी अबूझमाड़ में, मेरे को सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई अबूझमाड़ की, जहाँ कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई प्रशासन नहीं, वहाँ कैसे हो गया? आज तक मुझे किसी ने एक प्रश्न भी उठाया, इतनी हिंसा हुई परंतु जो जाने गई उसमें जनजातीय समाज और जो सेना के जवान हैं, इन्हें इस समाज ने चोट खाई। कन्वर्जन करने वाली शक्तियां शायद किनारे पर ही खड़ी रहीं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आता मुझे। यहाँ मैं जनजातीय समाज के लोगों से ही बात कर रहा था, उनका कहना था कि चीजें बदल जाती हैं जब अचानक हमें पता चलता है कि हमारा भाई कन्वर्ट हो गया, बदल गया। फिर वो किसी को भी बताता है कि वो मुखबिर है, ये है, वो शायद समाज से भी कट जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, वो तो है। देखिए, जिस दिन कन्वर्ट होता है और पता चल गया समाज को, तो जो बर्लिन का जो दीवार है ना, उसी दिन खड़ा हो जाता है। कोई चीज, कोई संबंध नहीं होता। कन्वर्ट करने के लिए हथकंडे किस तरीके के अपनाते हैं? यहाँ के लोग तो बहुत सीधे साधे हैं। नहीं, उसमें बहुत लालच भी है और लोगों को सब विभाग दिखा के और कुछ, अब जैसे मेडिकल साइड में भी आप एस्प्रो और एनासिन के दे दीजिए तो बुखार तो उतर ही जाते हैं। तो उसको अच्छा, तो एक गोली देकर, दवाई देकर भी कन्वर्जन होता है? नहीं, करते पानी में घोल के पिला दे। यहाँ अपनी यीशु मसीह का पानी है, प्रसाद है, पी लो, आधे घंटे में तो वैसे कुछ दर्द में आराम आ जाएगा। एक पेन किलर को, तो ऐसे है, बहुत से है, ऐसे ही होता है। और फिर प्रलोभन माने कुछ सामान भी देते हैं, कुछ ना कुछ मदद तो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जो कन्वर्ट हुए, जिन्हें भोले भाले लोगों को ऐसे लालच दिखाए गए, आपका मिलना होता है ऐसे लोगों से, बातचीत होती है? कुछ लोगों से बहुत ने, वो लोगों ने इतना ब्रेन वॉश किया है कि बहुत मुश्किल है। पर उसका क्या है, काउंटर नहीं हो रहा है। मेरी जो चिंता का विषय यही है, उसका काउंटर नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि संघ काफी काम कर रहा है देश भर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बस्तर शरीर के इलाके में आप जब तक के सामाजिक एंगल से आप उसको काउंटर नहीं करेंगे, मेरी जो विचार के वो जो मतभेद रहा है, मैं नागपुर में भी कहा कि भाई इसको थोड़ा सा आप बदलिए। कैसे करना चाहिए आपके विचार? नहीं, आप समाज को कॉन्फिडेंस में, और समाज को कॉन्फिडेंस में लेकर के जो उनकी अपनी परंपरा है उसको हिट करिए। यहाँ आप बाकी चीज को अब देश दुनिया की बता करके आप यहाँ हिट नहीं कर सकते।
उनकी अपनी सोच को देवी देवता है, ये है वो है, उसको जब तक यहाँ नहीं करोगे तब तक वह घुसता नहीं, वो तो सामान्य लोग हैं। तो इसमें और गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। कन्वर्जन बड़ी चुनौती है, इसके लिए और गहराई से चिंतन करने की और ज्वाइंट एक्शन दोनों का होना चाहिए, समाज का भी। और यहाँ समाज में कोई इस दिशा में भी कोई काम नहीं हो रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो ये चिंता का विषय है। तो उसी में मैं लगा हूं कि आपने कभी कांग्रेस के नेताओं को भी कन्वर्जन को बढ़ावा देते हुए देखा, या फिर अपनी इस चिंता को भी कभी कांग्रेस के मंच पर रखा? बीजेपी का सोच तो समझ आती है भाई कि वो इसके खिलाफ है, या संघ को कहिए, बीजेपी मैं राजनीतिक मंच को भी कह रहा हूँ। राजनीतिक मंच, अब अगर भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा एक मंच कांग्रेस भी है। कांग्रेस इसके बारे में बिल्कुल साफ नहीं है, यानी मौन है। बोलने पर जवाब मिलता है, नहीं मिलता। कन्वर्जन का मुद्दा आता है तो कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आपका कोई अनुभव? नहीं, वो उनका कहना है कि वो तो उनकी बस सरकार के दोषारोपण करने की जो परंपरा है ना इस देश में, इसके राज में ज्यादा हुआ, वो रहते इसके राज में ज्यादा हुआ, यही एक रटे रुटाई चीजें हैं। पर जो ग्राउंड जो रियलिटीज है उस पर कोई बोलता नहीं। कांग्रेस के शासन में आपने कन्वर्जन को बढ़ते हुए देखा? बोले वाले लोगों को आपने देखा कि ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, उसको सरकारी प्रश्रय मिला, ऐसा देखा आपने? सरकारी प्रश्रय तो नहीं, पर हाँ देखा है। एक रिजिम ऐसा था जिसमें काफी बढ़ावा मिला उसमें, पर्टिकुलर बात वजह। वो तो मेरा चिंता का सबसे बड़ा कारण वो भी रहा है। यहाँ के लोगों में एक अनमनापन दिखता है जब उनका परिवार टूटता है, आस्थाएं छिन्न भिन्न होती हैं, व्यक्ति कन्वर्ट करने के लिए लोभ लालच दिए जाते हैं। आप इस बस्तर को चर्च मुक्त और नक्सलवाद मुक्त कैसे होगा, क्या राह देखते हैं? देखिए, अभी जैसे भारत सरकार की जो अप्रोच है नक्सलवाद पे, काफी कंट्रोल हो गया, काफी कम हो गया, इसमें दो राय नहीं है। मैं इसलिए भारत सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ उस बात के लिए। पर मैं नागपुर की सभा में कहा था कि जिस दिन नक्सलवाद समाप्त हो गया उसके बाद क्या? नक्सलवाद आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक तो दिखाई दे रहा है, पर ये तो आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ये तो वैचारिक राजनीतिक वैचारिक विचारधारा है ना, ये तो मरता तो है नहीं। विचारधारा मतलब ये थ्योरी में, सिद्धांतों में, एकेडमिशियंस के माध्यम से पूरे में प्रसारित विचारधारा है। हाँ, कहीं ना मतलब केवल जंगलों में सफाई से खत्म नहीं होगी, आपका कहना ये है? जब तक कि आप उनको भविष्य की उनके यहाँ से ना निकाल दें। ये जो यहाँ से दिमाग में से निकालने के लिए आप अरविंद नेताम जी से अगर हम पूछें कि उसका तरीका क्या है? देखिए, एक तो एजुकेशन जो सबसे कमजोर कड़ी है बस्तर में, दूसरा हेल्थ जिसकी आड़ में कन्वर्जन होता है। ये जो एजुकेशन और ये दो प्रमुख चीजें, बाकी तो और छोटी छोटी चीजें हैं, इसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए। और यानी आप कन्वर्जन और नक्सलवाद दोनों की कड़ियां जुड़ी हुई देखते हैं? बहुत बाद में मुझको इसमें धीरे धीरे समझ आया है कि एक भी क्रिश्चियन मिशनरीज के एक भी लोगों को, चाहे पास्टर हो या जो भी हो, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, किसी ने विरोध नहीं किया, या नक्सलियों ने अबूझमार में हो गए तो बिना नक्सलियों की सहमति के वहां हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट तो रहा होगा। तो ये बहुत बाद में हमको ये कंक्लूजन निकालने में सफल हुए कि भाई कहीं ना कहीं दोनों में डायरेक्टली इंडायरेक्टली कहीं साठगांठ है। चर्च और नक्सलवाद का तालमेल आपको एक दिखाई देता है। मान लीजिए नक्सलवाद पर सख्ती होती है पुलिस प्रशासन की, तो इसका प्रतिरोध या इसका विरोध की सख्ती ज्यादा हो रही है, मानवाधिकार की बात करना, ये उसमें आपको लगता है कि चर्च भी साथ में आता है? चर्च कन्वर्जन की
चर्च सामने नहीं आता। चर्च सामने नहीं आता। उनके कई मुखौटे हैं, वो तो आपको दिखते ही है ना, दिखते हैं। नहीं, दिल्ली में ये बातें इतनी खुल के कभी नहीं होती जितना आप और हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैं लोगों से मिल के आया, जिनसे मैंने बात की, आप भी इतना खुल के बता रहे हैं। दिल्ली में कभी ऐसा खुल के आपकी कांग्रेस के मंच पर कभी बात हुई, या कभी बंद कमरे में भी ऐसी बात हुई? देखिए, ये जो समस्या बस्तर में बहुत बाद में शुरू हुआ, यानी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हुआ था। सब में वो ये तो राज्य बने हुए ही 25वां साल है। ये 90 के बाद थोड़ा सा हुआ, छुटू तो होते रहे, पर 90 के बाद यानी नए राज्य बना तब ज्यादा हुआ। तब तक तो हम सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज को साथ लेकर विकास का क्या रोड मैप होना चाहिए? अभी की सरकार जो आई है पहले से अलग है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं इस मामले में हमेशा कहता रहा हूँ, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आप समाज को भी विश्वास में लेने की कोशिश करिए कि आपका विकास का मॉडल कैसा हो। जो एक बात होता है कि भाई जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं या एमपी हैं, उनको तो उसमें भागीदारी बनाते हैं, पर एक बात कह सकता हूं कि जो विधायक हैं या फिर सांसद है, वो सही मायने में समाज की प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। समाज की आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप स्वयं भी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। मैं एक बात बहुत पहले कहता था, अब जैसे मेरा परिवार पहले भी सामाजिक कार्य करता रहा है। एक बात हमेशा कहता रहा था कि ट्राइबल इलाके में जो जनप्रतिनिधि होगा उसको पहले सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता। आजकल सीधे राजनीतिक कार्यकर्ता बनते जा रहे हैं, जो समाज की पीड़ा को कम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक है, कमी है। तो कहीं ना कहीं या तो इसका कोई फोरम बने जिससे लोगों को उनसे इंटरेक्शन करके, जैसे सलाहकार समिति जैसा होता है, उसे इंटरेक्शन कर ले, थोड़ा चर्चा कर ले, फिर जो भी मॉडल हो अपना देखें, उसमें क्या दिक्कत है। आप कन्वर्जन, मैं उसी की बात करूंगा, आप कन्वर्जन को बाकी लोग इतनी बड़ी दिक्कत के तौर पर नहीं देखते, मगर आप उसको कहते हैं कि समाज में जो जनजातीय समाज है एक बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। वो कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि देखिए, उनका ओरिजिनल जो है वो भी कमजोर है। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ बहुत सी चीजें जो ट्रेडिशनल जो है वो कमजोर होता जा रहा है। ओरिजिनल जो है उसका फायदा तो ये तो क्रिश्चियन मिशनरी तो उठा ही रहा है ना। हमारा सिस्टम अगर कमजोर हो जाए तो उसमें घुसपैठ करने की ये कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें सफलता मिली गई है, बस्तर में हम देख ही रहे हैं। तो ये एक तो हम इसलिए अब आपको बता दूं कि पिछले साल जब हम लोगों की कार्यक्रम होता है यहाँ राजा राव पठार में, ट्राइबल उसके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में, पहली बार उस मीटिंग में जब रामलाल साहब आए थे, पहली बार धर्मांतरण के खिलाफ पब्लिकली बोला गया। मैंने पहले शुरू किया, उसके पहले कोई बोलता ही नहीं था। तो ये कब अब हम लोग अभियान धीरे धीरे छोड़ रहे हैं समाज में, मीटिंग करके अब उनको समाज को थोड़ा सा जागृत किया जाए भाई कि ये खतरा है, संभलो, क्योंकि अभी तक कोई प्रयास ही नहीं हुआ इस समाज को जगाने के अलावा। क्योंकि इस समाज से अगर हम कहें नेतृत्वकर्ता के तौर पर, आपके पास दिल्ली के भी नाम और पते हैं, सूचियां हैं, आप क्या वहां पर भी कुछ लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वहां पर भी सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की ये दिक्कत है, आपको सुननी चाहिए? देखिए, मैं दिल्ली को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं, वो आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग रियलाइज करते होंगे, पर मेरी तो यही है ना, हमारी अपनी ही व्यवस्था ठीक नहीं है, उसकी चिंता मेरी ज्यादा है। अपनी व्यवस्था ठीक नहीं है मतलब? समाज में जो होनी चाहिए इस इशू को लेकर के उतना गंभीर नहीं है। समाज गंभीर नहीं है, वो समझ नहीं रहा कि खतरा कितना बड़ा है, इसका क्या अंजाम क्या होगा भविष्य में।
तो हमारे ये घर ये ठीक पहले कर ले। आप ये घर ठीक करने की मुहिम में नई पीढ़ी को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, करेंगे अभी अब शुरू हो गया है। वो पिछले साल जब हमने शुरू कहा ना मीटिंग भले कि भाई इसमें काम करना है, तो लगे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज समाज में मीटिंग कर करके नौजवानों में, बुजुर्गों में, ताकि एक ही इशू को, ताकि और भटके नहीं इधर उधर, और ये जरूरी है। आपने कहा कि आप सनातन को एक धारा के तौर पर देखते हैं, यहाँ के लोगों की आस्था भी है। आज इस आस्था पर एक आक्रमण, हिंसा की राजनीति का भी है और बहला फुसलाकर आस्था परिवर्तन का भी है। आपको लगता है कि आज देश में जो कौशल विकास की बात है, स्टार्टअप इंडिया की बात है, या इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को आगे लाने की बात है, उन्होंने नए रास्ते खोले हैं? नहीं, खोले तो जरूर है, पर उसका जो असर जैसा होना चाहिए वो दिखता नहीं। तो इसका कहीं ना कहीं एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, सरकारी योजनाओं का एक सबसे बड़ा दुखदाई पहलू ये है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ठीक है, पड़ा है, रिव्यू कोई करता नहीं। मैं तो आज भी कहता हूं कि इन इलाकों की भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, स्टेट की तो है ही, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं रिव्यू नहीं होता। अभी ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष हुआ, कांग्रेस का जो शीर्ष परिवार है, सोनिया गांधी जी ने ईरान के पक्ष में एक चिट्ठी लिखी, उसकी बहुत चर्चा भी हुई। आपको लगता है कि कभी कन्वर्जन के लिए कोई ऐसी चिट्ठी सोनिया जी लिखेंगी? मुझे उम्मीद नहीं है, ये इतना रिस्क नहीं ले सकती हो। इसमें रिस्क क्या है? यानी उनके फेवर में लिखने की बात कर रहे हैं आप? उनके फेवर में लिखने की बात कर रहा हूँ। इसमें सोनिया जी को रिस्क कैसा लगेगा? तो रिएक्शन नहीं होगा। आप तो कांग्रेस में रहे हैं, आपको लगता है कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार कन्वर्जन के फेवर में है? अब देखिए, कांग्रेस के रिजीम में भी इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, मेरा ये एक मानना है, और इसमें साइलेंट रहते थे। तो साइलेंट रहना भी एक प्रकार की उसको प्रोत्साहन देना होता है। हाँ, एक बार संसद में, आप तो मंत्रिमंडल में रहे, नरसिंह राव जी ने भी कहा था कि निर्णय ना लेना भी एक प्रकार का निर्णय है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में कन्वर्जन को लेकर जो खामोशी है वो सुविचारित है और वहां से कोई रिएक्शन नहीं होगा? आपको लगता है कि वैसे वास्तव में इस चिंता को, ये सर्वदलीय चिंता होनी है, सबकी चिंता होनी चाहिए, ये देश का मुद्दा है? क्यों नहीं होनी चाहिए, ये देश का मुद्दा है। और मैंने तो इसलिए नागपुर की मीटिंग में, ये हमारी अस्तित्व का भी सवाल हो गया है। अस्तित्व का सवाल हो गया है? क्या भाषाएं बोली, जैसे हमने पूर्वोत्तर भारत में देखा, उनकी बहुत सारी लिपियां थी, तरह तरह की शिल्प कलाएं थी, कपड़े बुनने के तरीके थे, सारी जो लिपियां थी अब खो गई हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। क्या ऐसा खतरा आपको यहाँ पर भी लगता है? देश में अगर यही रफ्तार रहा तो हो ही जाएगा। बोलियों पर भी असर आया है? आएगा। अभी आया है? अभी तो हल्बी, गोंडी? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया है, मगर आपको लगता है कि देर सवेरे खतरा आएगा? अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो फिर तो स्वाभाविक है, जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है वो यहाँ भी होगी। नितिन जी, क्या आपको लगता है कि भाषा बोलने में, लिपियों पर अभी ये संकट नहीं आया है, परंतु आचार व्यवहार, आचरण में इस पश्चिमीकरण ने या इस कन्वर्जन ने, कहिए, जनजातीय समाज को प्रभावित किया है? नहीं, अभी तक तो भाषा में उतनी ज्यादा प्रभाव नहीं है, पर ये जो एक तो मोबाइल की कल्चर और दूसरा ये जो धर्मांतरण, क्योंकि उनकी अपनी विदेशी धर्म है ना, तो उनकी अपनी आचार विचार जो भी है, तौर तरीका, तो इसका जब प्रभाव फैलेगा, अभी तो उतना फैला नहीं, सीमित है, पर फैलेगा तो स्वाभाविक है, तो होगा ही, ये भविष्य में तो होगा। इसी बात की तो हमको, हमारी चिंता इसी बात की है। तो इसका असर कुछ तीज त्योहारों पर भी देख रहे हैं आप, आता हो? देखिए, अभी भी हमारे त्योहारों में वो तो अपना जो कन्वर्ट हुए वो तो मनाते नहीं, हमारा त्योहार नहीं मनाते। अपने त्योहारों से कट गए। हाँ, वो कट गए, सारी चीज से कट गए, और जो बाकी जो बच्चे हैं वो तो मनाते हैं।
आदिवासियों में सबसे बड़ी खूबी तो इसी बात की है ना, वो अपने जो त्योहार है ना उसको मनाने में कभी पीछे। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये जो फिलॉसफी है जीवन की, वो तो आज भी है यहाँ है। पर ये जो आप कह रहे हैं ना, धर्मांतरण से धीरे धीरे इसका भी असर पड़ेगा, इस दिशा में कर रहे काम होने। ये तो बात छत्तीसगढ़ की है, देश भर में ऐसा बहुत जगह हुआ, जैसे हमने पूर्वोत्तर भारत की बात की है, आज भी अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं। आप इसे एक संगठित योजना के भाग के तौर पर देखते हैं, या वास्तव में लोग अलग मत पंथ या आस्था की तरफ उसको समझते हुए उसको अपनाते हैं? नहीं, जो पहली आपने कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी उसका असर ज्यादा है। एक ये तो ऑर्गेनाइज संगठित योजना का हिस्सा है, ऑर्गेनाइज है नहीं, लोग तो ऐसा तो है नहीं। और कितने साल से काम कर रहे हैं। क्या इसका राजनीतिक प्रभाव भी होता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की बात भी कही थी, कुछ लोग कन्वर्जन की बात नहीं करते, क्या इसका आस्था बदलने का राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है? कुछ लोगों की राजनीति के लिए सुविधाजनक हो जाता है, कुछ के लिए असुविधाजनक होता है। अल्टीमेटली तो एक दिन तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए है, इसके पीछे लॉन्ग टर्म अगर इनकी सोच देखें तो वो है ही। और अभी चूंकि उतनी संख्या में अभी धर्मांतरण नहीं हुआ है कि इन्फ्लुएंस कर सके, वो प्रतिशत नहीं है। अब जिस दिन हो जाएंगे वो तो दिखा देंगे ना। इस देश से, इस जमीन से, जंगल, जमीन, नदी से प्रेम करने का जो भाव है, जो जनजातीय समाज में विशेषकर, या इस मातृभूमि से प्रेम करने का जो एक अपेक्षा भी है एक राष्ट्र के तौर पर नागरिकों से, आपको लगता है कन्वर्जन उसको भी चोट पहुंचाता है? बिल्कुल पहुंचाता है। उनके, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं उतना गहराई से तो नहीं जानता, पर ये जो बात करें जल जंगल जमीन से लगाव, जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो सबसे पहले, जो आदिवासी है उसका उसका लगाव तो सबसे पहले वही है। कन्वर्ट जो हुए हैं उनका उतना लगाव नहीं है। उनका नहीं है, नहीं उनका नहीं है, मतलब उन्हें विदेश के मुद्दे से भी वो प्रतिक्रिया देने के बाद भारत के मुद्दे उतना प्रभावित नहीं करते, ऐसा दिखाई देता है। नहीं करते, ये तो है। केवल चर्च ही है, या आपको और भी लगता है आस्था पर हमला करने वाली और शक्तियां भी हैं? अभी तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इनके जो संगठन है उसमें काफी साल से काम कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हो गया, बस्तर में सारे सरकार के स्कीम पे कब्जा किए हुए अभी भी कितने साल से, 30-40 साल से ऑर्गेनाइज वे से सब इनको कहाँ प्लांट करना है, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ट्राइबल डिपार्टमेंट, सब रिसोर्सेस को ये अपना बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से यूज कर रहे हैं। आपने कभी सरकार को अपने माध्यम से अपनी जो आपकी क्षमता है उससे चेताया, इसके बारे में जानकारी दी? अभी नॉर्मली अभी मीटिंग 2-1 साल से हो रही, तो उसमें हम कहते हैं इस बात को, यहाँ यानी जो प्रॉपर्टी इनकी जगदलपुर में, आप अंदाज लगा सकते, सरकार के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं की है, बिल्डिंग है, ये है, जमीन है, ये सब। ये धीरे धीरे इकट्ठा हुई, या किसी खास शासन काल में ज्यादा उपकृत किया गया? इस दिशा में कोई सरकार इस दिशा ध्यान ही नहीं दी है, मेरा ऐसा अनुभव है। कोई कानून तो है नहीं, तो खरीदे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। कई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है इनकी, उनके माध्यम से तो कई हथकंडे हैं। अब उसमें फिर इनको बाहर से भी विदेशी मदद मिलती है। क्या आपको लगता है कि पिछले 1 दशक में जो विदेशी चंदा पाने वाला एनजीओ कल्चर था, उस पर उसकी नकेल कसी गई है? हाँ, और इसको मोदी साहब की सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया है, और उससे फर्क पड़ा है। इनके काम में थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी मैं नागपुर की मीटिंग में एक बात और कहा, सब बैठे थे, तो मैं कहा ट्रम्प साहब ने भी एक बंद कर दिया सारा, वो अपने टेक ओवर के बाद, उसका भी अध्ययन करना चाहिए संघ को। दूसरी बात, पोप जो बना है पहली बार, अमेरिका का निवासी है। इसके पहले
वेटिकन सिटी में अमेरिकन कोई सिटीजन नहीं बनाता। नितम जी, जो कन्वर्जन की बात है, कन्वर्जन नया नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो मोपला नरसंहार हुआ था केरल का। वहां पर भी कुछ लोगों ने स्थानीय, जिनकी आस्था वो नहीं थी स्थानीय, और वहाँ कुछ लड़कियों से विवाह किए और बाद में उन दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष भी हुए। झारखंड में भी ऐसा देखने में आया कि बाहर से कुछ लोग आए, जनजातीय समाज की लड़कियों के साथ उन्होंने विवाह किए, मगर कानूनों में जमीन के लिए, बाकी सब चीजों के लिए लाभ लिया। तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि कन्वर्जन में ऐसा कुछ यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, बस्तर में भी चल रहा है? कुछ तो दिखता है उनके इंटेंशन से, ऐसा लगता है। और खास करके जो लोन वोन ले रहे हैं बैंक से ट्राइबल लड़की के नाम से, और वो अपना धंधा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। जमीन भी ये भी संगठित है। हाँ, बात नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आइसोलेशन में कोई कर रहा हो, बहुत मुश्किल है। संगठित हो ही कर सकते, तभी यहाँ सफलता मिलेगी उनको, अदरवाइज बहुत मुश्किल। तो दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं लव जिहाद जैसी परिकल्पना झूठी है, आप उसे यहाँ पर जमीन पर देखते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है? लव जिहाद भाई अंततः तो वही है ना, फंसाना लड़कियों को अपने उसमें फंसाने का। अब उसको आप क्या कहेंगे, लव जिहाद ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? और कोई दूसरा टर्मिनोलॉजी हो तो बता दीजिए। आपने राजनीति में मान और अपमान के बहुत सारे क्षण देखे होंगे। एक जनजातीय नेता के तौर पर ये सफर कैसा रहा? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, पर मध्य प्रदेश की राजनीति में हम लोगों ने, मेरे ही अपना ही नहीं, मेरे जितने कलीग रहे हैं वो जमाने के, सब लोगों ने सफर किया है, अपमानित हुए हैं, और बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से हमको आइसोलेशन में धकेलने। आज एक जैसे ऑर्गेनाइज ढंग से आप अपमानित करने की बात करते हैं, आज इस देश की राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय से हैं, कैसा लगता है आपको? हम गर्व महसूस करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी, गर्व की बात है। आपने मुर्मू जी को बधाई दी? मुर्मू दिए, मिले, जानती हूँ। तो ये थे अरविंद नेताम जी। आज हमने अलग अलग मुद्दों पर बात करी और उसके चर्चा के केंद्र में वो पीड़ा थी जिसको लेकर आप एक आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। वो है जनजातीय समाज की आस्था और विश्वास को हिलाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, जो कन्वर्जन की बात है, उसको लेकर आप बहुत मुखर रहे हैं। हम आगे भी आते रहेंगे इसी तरह जमीन से जुड़े मुद्दों पर, उन लोगों से संवाद के साथ जो उस मुद्दे को लेकर अड़ रहे हैं, जो उस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। धन्यवाद अरविंद जी आज की इस वार्ता के लिए।